नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे साख का सवाल। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये वाकई में साख का सवाल बने हुए हैं। और बड़ी साख का सवाल ये खास तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि दोनों ही सपा का गढ़ मानी जाती हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपनी ये दोनों सीटें बचानी होगी। जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है, डोर टू डोर प्रत्याशी जा सकते हैं, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने निश्चित तौर पर दौरे किए, लेकिन अखिलेश यादव इस प्रचार से पता नहीं क्यों दूर दूर से नजर आए। क्या ये कॉन्फिडेंस है उनका कि गढ़ हमारा है, हम जीत लेंगे, या फिर कुछ और है? विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आकाश जी आपसे करना चाहूंगी। साख का सवाल है, क्या लगता है, क्या ये साख का सवाल सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी इस गढ़ को, दोनों ही गढ़ों को भेद पाएगी? नहीं, देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, गढ़ है आजमगढ़, तो मैं तो कहूंगा कि आपको भी अपने पत्रकारों को भेजना चाहिए, कैमरा लेके जाए और दिखाए कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है कि गढ़ा है। 10 विधायक इनके जीत के गए हैं यहाँ से, सांसद इनके दो लोकसभाएं हैं, दूसरी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी की सांसद हैं। और क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में, 8 सालों में, आप उठा के देख लीजिए आजमगढ़ में। आज आजमगढ़ की जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव पे भरोसा करके उन्होंने अखिलेश यादव को 2.5 लाख वोटों से यहाँ की जनता ने जीता के भेजा था। 2.5 लाख वोटों से, आप सोचिए। और उन्होंने जीतने के बाद कोरोना जैसी बड़ी महामारी आई, वो एक बार देखने तक नहीं आए। और तो और आप सोचिए कि जहां की जनता ने उनको 2.5 लाख से जिता के भेजा, उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया है। आजमगढ़ की जनता इस बार मन बना चुकी है कि जो उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दोहरा व्यवहार किया है कि यहाँ पे जीते और उसके बाद छोड़ के भाग गए, उसका बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाह रही है यहाँ की जनता। और पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव, आप देखिए 19 के चुनाव में वो चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बावजूद जो एक कलाकार है, वो कोई राजनेता नहीं है, लेकिन कलाकार होने के बावजूद जितनी सक्रियता से वो आजमगढ़ के जनता के बीच में रहे, आजमगढ़ लोकसभा के लोगों के सुख दुख में लगातार शामिल होते रहे, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि इस बार हम पूर्वांचल के लाल को, और जिसने भोजपुरी का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, उसको, इस जो आजमगढ़ खुद एक भोजपुरी की माटी की जमीन है, यहाँ से निरहुआ को जिता के भेजेगी। और 23 तारीख को जब वोटिंग होगा और 26 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तो मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी कि आजमगढ़ की जनता का फैसला यही रहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जीतकर दिल्ली संसद पहुंचेंगे। ठीक है विवेक जी, चलिए मैं ये भी कह दूं कि कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब तो उपचुनाव है, तो देख लेते हैं, जनता जिसका गढ़ बना दे, ये सब जनता के हाथों में है। लेकिन ऐसा भी देखा सुना जा रहा है कि अखिलेश यादव थोड़े दूर दूर नजर आए हैं, प्रचार के दौरान दिखे नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ रैलियां कर चुके हैं, अब तो खैर चुनाव प्रचार थम गया। ऐसा क्यों? ये एक कॉन्फिडेंस है कि जीतना ही है, या फिर कुछ और वजह इसके पीछे? पूरे मंच को पहले तो बहुत विशेष धन्यवाद देते हुए मंच पे उपस्थित पैनल का ससम्मान अनुमोदन करते हुए मैं अपनी बात को रखने की अनुमति के साथ मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहना चाहूंगा कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा और आबादी लगभग 46,19,913, जिसमें की साक्षरता प्रतिशत 70.93% है, जिसमें की जनता स्वयं सक्षम है तय करने के लिए कि कौन उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में करे, जिसके बाद उसके मुद्दों को साकार करते हुए बाकायदा विकास की गति को प्रभावशील किया जा सके। अब रही बात, अभी हमारे विपक्षी मित्रों ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट के साथ अपनी बातों को शुरू किया, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, आजमगढ़ पीजीआई नई जेल, उसके बाद आजमगढ़ के चौराहों का नवीनीकरण का, मैं इसलिए बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने विपक्षी नेता को, क्योंकि हम लोग अगर आजमगढ़ बा, लालगंज हमारे विधानसभा बा, तो मेनगर से हमारी ला और बछोल हमारे गाँव,
ठीक। तो आजमगढ़ का जौन भौगोलिक परिस्थिति बा या जो भी ये हमारे यहाँ की जो देशी भाषा है, ये इससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ और मैं खुद उस धरती से आता हूँ, तो मैं बखूबी जानता हूँ कि आजमगढ़ को किसने ठगा और आजमगढ़ का किसने विकास किया है। आजमगढ़ का शिवली कॉलेज का एक चौराहा जो कभी ऐसा हुआ करता था जहां से दो बाइक आमने सामने नहीं निकल पाती थी, आज वहां पे इतना बड़ा चौराहा समाजवादी पार्टी ने विकसित किया है। बहुत छोटे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इतना बड़ा चौराहा विकसित किया है कि वहां पे आराम से ये जो बाबा के बुलडोजर हैं, वो भी 10-12 बुलडोजर आराम से खड़े किए जा सकते हैं। तो विकास की परिधि, भंवरनाथ चौराहे की बात करिए, ब्रह्म स्थान की बात करिए, विकास की परिधि केवल कागजी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जिसका कि ये फीता काट करके वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं, उसको भी विकास की परिधि से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और रही बात, हाँ ये सत्य है, आपका एक सवाल यहाँ बिल्कुल जायज है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी प्रचार में नहीं गए। तो ये भी सत्य है कि हम देखिए एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, हम एक राज्य की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम अपने नेताओं को, युवा नेताओं को अवसर प्रदान करें कि वो आगे आकर के नेतृत्व क्षमता का विकास भी कर सके और उसके साथ अपनी योग्यता को भी साबित कर सके। अगर किसी भी राजनीतिक दल में किसी बदलाव की बयार को प्रयासित किया जाता है कि उसको लागू किया जाए या क्रियान्वित किया जाए या लोगों को अवसर दिया जा सके, तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दलों का आंतरिक मसला होता है। इसमें योग्यता पे सवाल उठना लाजमी नहीं है। और धर्मेंद्र यादव जी इतने परिपक्व अनुभवी नेता है कि जनता उन्हें पसंद करती है। राजनीतिक जीवन उनका छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है, युवा उनको पसंद करता है, युवा वर्ग के साथ वो नब्ज जानते हैं जनता की और समस्याओं की नब्ज जानते हैं। और काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार था। यही इसीलिए आपने देखा होगा कि अंतिम समय में जिस तरह उनकी नाम की घोषणा की गई और उसके बाद जिस तरह की लहर दौड़ गई कार्यकर्ताओं के बीच में या युवाओं के बीच में या आजमगढ़ की जनता के बीच में, वो चाह रहे थे कि कोई जमीनी नेता ही उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में करे। और यहाँ तो ऐसे भाजपा के बहुत से नेता हैं, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये सामाजिक परिक्षेत्र हो जाता है, जो कि सुबह प्रचार तो निरहुआ जी का करते हैं लेकिन शाम को वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के कार्यालय में बैठ करके अपना भविष्य तलाश रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी सबकी अपनी अपनी राजनीतिक परिपक्वता की बात होती है। ठीक है, देखिए राजनीति है, कौन कहाँ सामने से सपोर्ट कर रहा है, पर्दे के पीछे क्या है। अब मैंने कहा ना आपसे कि किसका गढ़ बनेगा, क्या होगा, ये तो निर्णय मुझे लगता है सबसे बड़ी जनता होती है, उनको तय करना। गढ़ तो जनता का होता है, देखिए कोई क्षेत्र हो, गढ़ हमेशा जनता का होता है। इसलिए मैंने कहा कि वही बताएंगे कि आखिरकार हकीकत क्या है और नतीजों से ही पता चलेगा। अरविंद जी, क्या लगता है ये साख का सवाल जो है, वाकई में साख का सवाल है, ये कितनी बड़ी प्रतिष्ठा इन दोनों बड़े चेहरे जिनकी वजह से ये उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए है? सवाल है विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के लिए है, क्योंकि हमेशा से आजमगढ़ में, रामपुर में उसका दबदबा रहा है। लेकिन इस दोनों उपचुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, यह सही है कि ना तो उसका असर जो है यूपी की सरकार पर पड़ने वाला है, ना केंद्र की सरकार पर। लेकिन हाँ, 2024 का जो चुनाव होगा उसके लिए संदेश साफ होगा कि जो वो यहाँ की जनता का मूड क्या है। दो राय नहीं कि आजमगढ़ की बात करें तो वहाँ 10 विधायक जो है समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन इस चुनाव को हम लोग 2019 के लोकसभा चुनाव के बजाय जो है 2014 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अगर वहाँ के जमीनी गुणा गणित को समझना है तब देखिए 2019 में चूंकि सपा बसपा का गठबंधन था, स्वाभाविक रूप से जो है उसका जो है आंकड़ा अगर आप निकालेंगे तो वो सटीक नहीं बैठेगा जो आज के हालात है। आप 2014 में जाइए तो 2014 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे, महज 63,000 वोट से चुनाव जीते थे। रमाकांत यादव उस समय भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, 2,77,000 पाए थे। और जो है यही जो आपके बसपा के जो उम्मीदवार है गुड्डू जमाली साहब, वो 2 लाख करीब 60,000 63,000 वो भी वोट पाए थे। अब यहाँ देखिए गौर करना होगा, 2,77,000 रमाकांत यादव पाए और निरहुआ 2019 में जो है 3,60,000 से अधिक पाए, यानी 1 लाख वोट जो है 5 साल के दरमियान बढ़ा है। किसका बढ़ा है? भाजपा का बढ़ा है। किससे बढ़ा है? जो वहां पे समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था वो खिसक करके कहीं ना कहीं भाजपा में शिफ्ट हुआ। अब यहाँ यह समझिए कि धर्मेंद्र यादव जी अखिलेश यादव नहीं है और न ही मुलायम सिंह यादव हैं। यह जो है परिवार के जरूर हैं, लेकिन उनका उतना औरा नहीं बढ़ा है जितना कि अखिलेश जी का या मुलायम सिंह यादव का। तो वहाँ की जो जनता है निरहुआ के प्रति भी उतनी उदासीन नहीं है। आपने पिछली बार देखा कि उतने बड़े शख्सियत अखिलेश जी महज 2.5 लाख वोट से जो है उनको हरा पाए थे। यानी अगर मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के वोटों में अंतर देखेंगे आप 2014-19 से, तो सिर्फ 15,000 का अंतर है। बाकी जो वोट पाए हैं वो बसपा का है, जो गुड्डू जमाली का उस समय
2014 में हुआ करता। तो आज गुड्डू जमाली फिर मैदान में, अगर वो अपने वोट को जो इंटेक्ट कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि लड़ाई बहुत करीबी का होगा भाजपा और सत्ता के बीच। मैं नहीं जानता हूँ चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन यह मान लेना महज की विधायक इनके 10 है और इस नाते जो है पाला पूरी तरह इनके पास है, तो यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए? क्या कहीं ऐसा होता है जो जिस व्यक्ति का वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा हो, जिसके पिता का कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा हो, जिसके घर का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा हो और वो व्यक्ति जो है चुनाव प्रचार करने न गए, जबकि राज्य का जो प्रमुख नेता है, जो मुख्यमंत्री है या उनके जो उप मुख्यमंत्री है, शीर्ष नेता है, वहाँ पे जो है अपना गढ़ बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं या तो अखिलेश जी को बहुत अधिक आत्मविश्वास है। अगर आत्मविश्वास है तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर 1970-71 में त्रिभुवन नारायण सिंह थे। वह जो है गोरखपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी से उपचुनाव लड़ रहे थे, चुनाव में प्रचार करने नहीं गए, केवल आत्मविश्वास के नाते और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव हार गए। तो यह आत्मविश्वास बहुत अधिक हमारे समझ से घातक है। तो ये अखिलेश यादव जी अब चाहे जिस स्थिति में गए हो न गए हो, वो तो उनका अपना राजनीतिक आकलन है। हो सकता है कि यह कहने को बचाव का तरीका मिल जाए कि अगर सीट हाथ से निकल जाती है तो भाई देखिए हमने तो प्रचार करने नहीं गया था, वहाँ की जनता की जो इच्छा हुई वो उसका जो अपना परिणाम निकला। लेकिन कुल मिलाकर के आपने बिल्कुल सही कहा, ये साख का सवाल समाजवादी पार्टी विशेष रूप से है, क्योंकि अभी हाल ही में अभी जो है विधानसभा का चुनाव हारी है, एमएलसी का चुनाव हारी है, राज्यसभा में पटक नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को एज लेने का एक मौका था, हो सकता है कि मिल भी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव हार रही है, लेकिन अखिलेश यादव जाते तो निसंदेह जो है जमीन पर कुछ स्थिति सत्ता की और मजबूत होती है। राकेश जी बिल्कुल ठीक है, आकाश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए एक बात तो स्पष्ट हो रही है, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इसको छीनने का प्रयास जरूर करेगी, समझ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को बचाना है। तो और इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन सपा के पास बहुत बड़ी चीजें हैं और फिर चेहरे और लगातार जो अभी के प्रत्याशी हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। आकाश जी कुछ पॉइंट्स अभी विवेक जी ने भी रखे थे कि कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, किस तरह से वहाँ काम हुआ है, कितना लंबा वक्त हुआ है, क्यों जनता ने समाजवादी पार्टी या आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव की रही, उसका एक माइंड चेंज होना या वर्तमान स्थिति से रिलेट करके यदि हम देखें तो क्यों आपके कैंडिडेट को, क्योंकि आप समझ रहे हैं समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनका एक अलग वर्चस्व नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ उनकी एक अलग बात है, और यहाँ के जो कैंडिडेट इन सीटों पर हैं उनकी और अलग बात है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा है चिंता का विषय। नहीं राखी जी, देखिए पहली दो बातें हैं। पहली तो ये कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो साथी थे उन्होंने कहा कि वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं और सारी भौगोलिक और अन्य स्थितियां वो जानते हैं। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी वहीं का हूं। अब पहले हमारा जिला भी आजमगढ़ लगता था, सेपरेट होके मऊ हो गया है 89 के आसपास में। तो मुझे भी सारी पता है। और सगड़ी विधानसभा जो आजमगढ़ सदर लोकसभा की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बगल में ही मैं भी रहता हूँ और लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, देख रहे हैं। और इन्होंने एक बात बोली कि आजमगढ़ में चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ। तो राखी जी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने चौराहे इन लोगों ने कैसे सही करा है। आजमगढ़ के 10 बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को इन्होंने बुलाया और कहा कि ये एक एक चौराहा आप लोग पकड़ लो और इसको सुंदर बना दो और वहां पे अपना एडवर्टाइजमेंट करो। तो ये एक प्रकार से उन उद्योगपतियों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट साइट की तरीके से वो काम करता है। किसी चौराहे को गोल बना देना, वहां पे फव्वारे लगा देना, अगर सिर्फ यही विकास है तो फिर आप फव्वारे लगा के विकास करते रहिए। हमने तो विकास क्या होता है हमने बनारस में करके दिखाया है, हमने इलाहाबाद में करके दिखाया, हमने गोरखपुर में करके दिखाया। आप जाके देखिए कि जिस प्रोजेक्ट को ये मतलब इनका एक सपना हुआ करता था, मायावती का कहिए, मायावती जी का वो सपना हुआ करता था कि एक्सप्रेसवे से लखनऊ को पूर्वांचल से जोड़ने का, उसको उस सपने को मायावती जी ने देखा, अखिलेश जी ने भी उस सपने को जिया, लेकिन उस सपने को पूरा किया हमने। और पूर्वांचल की जनता ये भली भांति समझ रही है। और खास करके आजमगढ़ की जो जनता है, मैंने पहले भी कहा कि आजमगढ़ की जनता के साथ जो छलावा हुआ है
जो अखिलेश यादव जी सीट छोड़ के गए हैं, तो आजमगढ़ की जनता ये कहीं ना कहीं ये आजमगढ़ की जनता के मन में ये बात बहुत गहरी टीस करके गई है कि हमारे साथ एक बड़े नेता ने छलावा किया। हमने जिसको 2.5 लाख वोटों से चुनाव जिता के भेजा, वो व्यक्ति हमारी सीट छोड़ के चला गया, हमारी कोई अहमियत नहीं थी। इस वजह से आजमगढ़ की जनता ने ये पूरा मन बना लिया है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को चुनाव जिता के भेजेंगे। और आप देखिएगा कि 26 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे 1 लाख का आंकड़ा पार होगा। और ये जो सारे समीकरण बता रहे हैं कि 10 विधायक हैं और ये थे, तो 10 विधायक की आप क्या बात कर रहे हैं? 2012 में आपके पास लगभग 250 विधायक थे, लेकिन 5 साल में 2017 आते आते आपके पास 50 नहीं रहे। ठीक वही स्थिति आपकी लोकसभा के चुनाव में होने जा रही है कि पिछली बार आप 2.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार आप उन्हीं वोटों से हारेंगे। और एक बात इन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देती है समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी में और आजमगढ़ में, मैं खास करके बात कर रहा हूं, आजमगढ़ में क्या कोई युवा नहीं था कि इनको सैफई परिवार से युवा को लाना पड़ रहा है? और धर्मेंद्र यादव कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े विकास पुरुष हैं कि बदायूं की जनता ने उनको चुनाव हरा दिया 19 में। इन चीजों पे भी सवाल पूछा जाएगा ना। आप अगर सिर्फ एक परिवार के लोगों को लाके आजमगढ़ में बार बार खड़ा करेंगे और ये थोपने की कोशिश करेंगे, तो आजमगढ़ की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आपको मौका दिया, मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को मौका दिया, और सिर्फ इसलिए मौका दिया कि शायद ये लोग बड़े नेता हैं, आजमगढ़ की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। लेकिन जो 2-4 काम इन्होंने किया है, एक इन्होंने रोड बनवाई है। अगर उस रोड की अभी ऑडिट करा दी जाए, आप अपने किसी कैमरामैन को लेके चलिए और आप चाहिए कि गाड़ी में बैठ के किसी नेता का या किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे, इतनी गच्चियां लगेंगी। ये लोग विकास की बात करेंगे? ये रिवर फ्रंट से लेके और जयप्रकाश नारायण कन्वेंशन सेंटर तक में इन लोगों ने घोटाला किया। जिनके मतलब नाम पे इनकी पार्टी चलती है, उनके नाम पे होने वाले कामों में ये घोटाला करते हैं और ऊपर से ये कहते हैं कि युवाओं को मौका दे रहे हैं। अरे किन युवाओं की बात कर रहे हैं? बहुत हो गया ये, बहुत आप लोगों की जो ढकोसलेबाजी थी ये जनता ने देख लिया है और ज्यादा दूर नहीं है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। 23 तारीख को वोटिंग होगी, 26 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद आप विवेक जी को बैठा लीजिएगा, हम लोग बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, पूरी प्लानिंग बता दी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है आकाश जी, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक रटी रटाई भाषा शैली को लगातार सुनने के बाद हम लोग के भी कानों में दर्द होने लगता है कि हर चैनल जिस डिबेट पे बैठी है केवल विपक्ष को कोसना, उसके अलावा कोई परिपाटी नहीं है कि अपने विकास कार्यों से संबंधित कोई बात की जा सके। बहरहाल चलिए, ये इनकी योग्यता और क्षमता की बात है। मैं इतना जानता हूं कि फिलहाल आजमगढ़ और पूर्वांचल विशेष करके और उत्तर प्रदेश विशेष करके मनोरंजन और मनोरंजन के मूड में फिलहाल तो नहीं दिख रहा कि मनोरंजन उसको चाहिए। और गंभीर परिस्थिति के साथ जो युवाओं की बात इन्होंने की, एक स्कीम थोपी है अग्निपथ, अग्निवीर, और उस स्कीम के माध्यम से कितना युवाओं को ये कॉन्फिडेंस में ले पा रहे हैं, किस तरीके से कन्विंस कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने 17-18 की भर्तियों को भर्ती करते हुए लागू कर दिया होता तो मुझे लगता है आज देश जल नहीं रहा होता। देश जल रहा है और प्रधानमंत्री जी वीडियो शूट कराने में व्यस्त हैं। ऐसी बहुत सारी परिपाटी है जिससे आलोचना की जा सकती है, लेकिन बहरहाल आलोचना से संदर्भित जो व्याख्या है वो साबित नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं इतना जानता हूं कि आजमगढ़ की जनता परिपक्व है, वो स्वयं जानती है कि क्यों 15 साल के बाद इनकी सत्ता में वापसी हुई। ये हमें कहते हैं चुनाव हार गए, चुनाव तो आपके उप मुख्यमंत्री भी हार गए, ऐसे कई मंत्रियों का उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन ये परिपाटी नहीं है। हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ की अपनी जरूरतें हैं, आजमगढ़ की अपनी जो स्मॉल स्केल इकाइयां हैं उनको शुरू करने की जरूरतें हैं, जिसपे काम किया जा रहा है। और उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आजमगढ़ के युवाओं को जो अपमानित करने का काम किया था योगी जी ने एक भाषण के दौरान, आजमगढ़ अपराधियों का घर नहीं है, आजमगढ़ आतंकवादियों का घर नहीं है। अगर कहीं से कोई कनेक्शन किसी का निकल भी आता है, इसका मतलब ये नहीं आप पुलिस जिले को बदनाम कर देंगे। आपका व्यक्तिगत अनुभव जो भी रहे, लेकिन आजमगढ़ का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। आजमगढ़ ने कलाकार भी दिए, सांस्कृतिक विरासत भी दी, कवि दिए, राइटर दिए, लेखक दिए, वैज्ञानिक दिए आजमगढ़ को। लेकिन आप हमेशा एक प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि आजमगढ़ आतंकियों का। और जिस तरीके से आप नामकरण करने की बात कर रहे हैं, हमें आजमगढ़ नाम से गौरवान्वित महसूस होता है। आप नामकरण करने की राजनीति करेंगे, हम आजमगढ़ की विकास की परिपाटी को बढ़ाने का काम करेंगे।
और रही बात रामपुर में भी जिस तरीके से ये लोग पानी पी पी करके पहले चिल्ला रहे थे आजम खान पार्टी छोड़ रहे हैं, आजम खान से दूरियां हैं, आजम खान जी आज स्वयं प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है राजनीति में थोड़ा सा अदूरदर्शिता जो होता है, अपरिपक्व राजनीति का परिचायक हो जाती है, भ्रमित हो जाता है। मेरे मित्र को थोड़ा सा गंभीर चिंतन के साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचते हुए, क्योंकि युवा है, युवा मैं भी हूं, तो एक भाई होने के नाते इतनी सलाह जरूर दूंगा, विकास की बात करिए, अपने कार्यों के सकारात्मक प्रारूप की बात नहीं जनता आपको आपकी बात विवेक जी एक बात तो जरूर कहूंगा, बात काटने से डिबेट नहीं हो पाएगी। मेरा कहना है, मैं आपको एक सौहार्दपूर्ण केवल सुझाव दे सकता हूँ, अपनाना आत्मसात करना न करना ये आपकी अपनी व्यक्तिगत, लेकिन मुझे लगता है आजमगढ़ की जनता परिपक्व है। अगर आप भी आजमगढ़, आप मर्यादपुर हमारा भी मतलब हमारी भी बुआ का घर है जो मऊ आप बता रहे थे, तो रही बात ये पूरा क्षेत्र आप भी वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूँ, आजमगढ़ के पूर्वांचल के युवाओं का भविष्य किसने तबाह किया, बर्बाद किया और किस तरीके से लगातार अपराधियों को अपराधीकरण करते हुए युवाओं को भ्रमित करके केवल नेताओं ने अपने पीछे दौड़ाया, ये सब जानते हैं। आज भी युवाओं की स्थिति जो है और पहले भी जो थी पूर्ववर्ती सब पता है। कुछ एक विशेष चुनिंदा आप और हमारे जैसे निकल जाते हैं तो हम लोग आत्मसात होकर के थोड़ा सा एक संवैधानिक या थोड़ा सा आदर्शवादी सिद्धांतों की बातें करने लगते हैं, वरना सत्य यही है आजमगढ़ के युवाओं के भविष्य के लिए जितना कार्य सरकारी नौकरियों की बात करिए, चाहे शैक्षिक संस्थानों की बात करिए, चाहे विकास की बात करिए, चाहे विकास की परिपाटी की बात करिए, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया होता तो कोई सरकार आंखें मूंदे बैठे हुए थे वहां पे। 5 बार सांसद दिया कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद बसपा ने, लेकिन किस तरीके से काम हुआ, अंततः काम हुआ। ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ। अरविंद जी मैं दो मिनट बस लूंगा, जल्दी से बोलिए क्योंकि समय हो गया। जी नहीं, इन्होंने एक बात बोला कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए काम होना चाहिए फलाना, और ये बहुत सारी बातें बताई। जब मुलायम सिंह यादव सांसद थे और उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काम किया आजमगढ़ में, इनको बताना चाहिए। अभी तो आपके पास समय नहीं है, किसी दिन और बैठेंगे तो इनसे पूछिएगा। और दूसरी बात अपराधियों के संरक्षण की, तो मुख्तार अंसारी से लेके अफजाल अंसारी से लेकर उनके भाइयों को संरक्षण किस पार्टी ने दिया, किस नेता ने दिया, ये सर्वविदित है। मुझे विवेक जी को या किसी पर्टिकुलर को बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ये भली भांति जानती है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम उत्तर प्रदेश में किस पार्टी ने किया है और वो भी किस पार्टी के किस नेता ने किया है। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल लूंगी अरविंद जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। क्या लगता है अभी क्योंकि विधानसभा इलेक्शन का प्रभाव इस उपचुनाव पर दिखेगा, या फिर वाकई में जो वहां की मूलभूत चीजें होंगी, वहां का जनता का जो माइंड होगा 2019 के बाद से ये 3 साल मान लीजिए, क्या कोई डिफरेंसेस आएंगे, उस पर सोचकर वोटिंग होगी? राखी जी देखिए, जो जमीन पर लड़ाई लड़ी जाती है कोई दलीय प्रतिबद्धता या सैद्धांतिक विचारधारा से नहीं लड़ी जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जातियों का खौलता हुआ कुंड है। आप वहाँ के आजमगढ़ की बात करें तो 19 बार चुनाव हुए, जिसमें 13 बार जो है यादव जीते हैं, यानी यादव बहुल क्षेत्र है, माई का समीकरण मुस्लिम यादव। तो ये मान कर चलिए कि इस बार भी जो लड़ाई है कहीं न कहीं यादवों के बीच सिमटती हुई दिख रही है। आपने देखा कि रमाकांत यादव जब लड़े थे 14 में, किस तरह मुलायम सिंह जैसे शख्सियत को टक्कर देते निरहुआ। देखिए इस बार केवल एक ही बात कर रहे हैं, कहें कि भाई इस बार हमें जिता दीजिए, 2 साल बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं हम जो है किसी काम लायक नहीं तो हटा दीजिएगा। ये बातें लोगों में कहीं न कहीं जो है परकुलेट कर रही है। दूसरी तरफ जो बसपा के गुड्डू जमाली है, एक और नारा दे रहे, कह रहे हैं कि अपना भाई बनाम बाहरी, यानी वो खुद को अपना भाई बता रहे हैं और बाहरी जो है धर्मेंद्र यादव को बता रहे हैं। तो अगर मान के चलिए कि अगर बसपा का वोट अगर गुड्डू जमाली को जितना पिछली बार 14 में मिला था, अगर वो केवल अपने पास रखने में समर्थ हो जाते हैं तो लड़ाई जो है फिर सपा के हाथ से निकलती साफ दिख रही है। लेकिन अगर बसपा अगर अपने उस जो है वोट बैंक को अपने हथियाने में कामयाब नहीं होती है तो सपा के साथ जम करके लड़ाई होगी। रही बात रामपुर की, तो रामपुर में देख लीजिए वहाँ पे 5 सीटें कुल है, जो आपका रामपुर है, स्वार है, चबरुआ है, 3 जो है सपा के साथ है, बिलासपुर मिलक तो भाजपा के साथ है। तो वहाँ पर भी जो आजम खान जब 19 में चुनाव जीते थे तो उस समय जो है 1 लाख वोट से जीते थे, तो सपा के साथ साथ बसपा का वोट था। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए साख का सवाल तो है समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्हीं के तो ये गढ़ है शुरू से। एक चाहे आजम खान की बात करिए, अखिलेश यादव की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए, छीनने के लिए बहुत कुछ है और उनकी कोशिश, उनकी तैयारी बहुत अलग है। अभी हमने विधानसभा इलेक्शंस देखे ही हैं, तो वाकई में साख का सवाल है। देखते हैं जनता आखिर किसकी साख को बचाती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।